हाँ जी बच्चे, चैप्टर चल रहा था हमारा द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, उसका हम सेकंड पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम जानेंगे कि जो 19th सेंचुरी के आते आते पूरे जो वर्ल्ड में ना सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली या फिर टेक्निकली चेंजेस आने शुरू हो गए थे। तो जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स थे उन्होंने 3 टाइप्स के जो चेंजेस हैं, इकोनॉमिकली चेंजेस हैं, उनको मतलब कि ऑब्जर्व किया था। ठीक है, उसमें कौन कौन से थे? एक तो था फ्लो ऑफ ट्रेड। फ्लो ऑफ ट्रेड में क्लॉथ और व्हीट वगैरह का जिक्र किया गया है। फिर सेकंड वन वाज फ्लो ऑफ लेबर, इसमें माइग्रेशन मतलब कि एक जगह से लोग दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरी जगह से लोग तीसरी जगह पे जा रहे हैं, उनकी बात की गई थी। थर्ड वन फ्लो ऑफ कैपिटल, जिसमें इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे यूरोप अफ्रीका में जा रहा है, इंडिया में जा रहा है, चाइना में जा रहा है, अमेरिका में जा रहा है। ठीक है, अलग अलग जगह पे ये लोग अपनी जो है इन्वेस्टमेंट करते जा रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे इसके अंदर ना हमारे पास टोटल आई थिंक 7 पार्ट आएंगे। तो वेरी फर्स्ट को हमारे पास टॉपिक है अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। जब पूरे वर्ल्ड को इकोनॉमी वाइज ना शेप मिलनी शुरू हो रही थी तो क्या हुआ, यूरोप में क्या था, फूड की जो प्रोडक्शन और कंजप्शन है वो चेंज होती जा रही थी, इनकी पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी। तो इन लोगों को लग रहा था कि जो भी फूड है या जितने भी कंजप्शन है, मतलब कि फूड की प्रोडक्शन वगैरह हम लोगों को खुद को करनी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट बनना चाह रहा था उस टाइम पे। तो जब 18th सेंचुरी की बात चल रही है तब क्या हो रहा था, वहाँ पे ना अचानक से जो ब्रिटेन है उसकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होते जा रही थी। ठीक है, पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होते हुए तो जितने भी लैंडेड ग्रुप वगैरह थे वहाँ पे, उन लोगों ने बोला कि जो भी मतलब कि उनके देश में जो प्रोडक्ट बाहर से आ रहे हैं उनको बंद किया जाए, क्योंकि ये सेल्फ सफिशिएंट होना चाह रहे हैं ना, इसीलिए। तो लैंडेड ग्रुप वाले लोगों ने, सरकार से ग्रुप ने गवर्नमेंट के आगे ये डिमांड रखी कि यूरोप के अंदर, सपोज करो जैसे ये यूरोप है, ठीक है, यूरोप के अंदर बहुत सारे दूसरे देश जो जो सामान भेज रहे हैं वो सारा सामान बंद होना चाहिए। इसलिए तो यूरोप जो है वो सेल्फ सफिशिएंट एक नेशन बन पाएगा। ठीक है, तो जब ऐसा हुआ तो ऐसा होने के बाद, लेकिन इसके साथ क्या था, यूरोप की जो पॉपुलेशन है ब्रिटेन की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही थी। तो लेकिन लोगों ने ये जब फोर्स किया तो कौन वो जो अप्लाई कर दिया गया। कौन लो अप्लाई करने का मतलब क्या था कि अब यूरोप के अंदर जो अनाज है वो बाहर से नहीं आएगा, इसके अंदर ही भेजा जाएगा, प्रोडक्शन की जाएगी। ठीक है, अब लेकिन इसके साथ क्या हो रहा था, जितने भी लैंडेड ग्रुप थे, यही मैंने बात यहाँ पे समझाई है, ये गवर्नमेंट को ये भी फोर्स कर रहे थे कि जो फूड है वो इंपोर्ट नहीं होना चाहिए, हम लोग खुद प्रोडक्शन करेंगे और खुद ही कंजप्शन करेंगे। ठीक है, अब क्या रिजल्ट निकलेगा कि जो फूड के प्राइसेस है वो इंक्रीज़ होने शुरू हो जाएंगे। देखो, प्राइस महंगाई तो होगी होगी, क्योंकि जो अनाज है वो बाहर से तो आ नहीं रहा, लेकिन लोग और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। ठीक है, इस वजह से जो क्या था, प्राइसेस जब महंगे हुए तो डिमांड बढ़ी। डिमांड बढ़ने के बाद लेकिन इंपोर्ट जो वो हमने बंद करके रखा था वहाँ पे लोगों ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो इसीलिए फिर वहाँ के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग थे या फिर अर्बन डेवलपर, मतलब कि जो शहरी लोग थे, उन लोगों ने वापस सरकार को फोर्स किया कि ये जो भी कॉर्न वगैरह लगाया गया ना, इसको एबॉलिश किया जाए, इसको बंद किया जाए, क्योंकि अगर इसको बंद नहीं कर रहे तो अनाज वगैरह काफ़ी ज़्यादा महंगा होता जा रहा है, कॉस्टली होते जा रहा है। चलिए, गवर्नमेंट बड़ी अच्छी थी, उन्होंने उनकी ये बात भी मान ली। लेकिन जब उन्होंने कॉर्न लॉ को एबॉलिश किया तो उसका जो नुकसान हुआ वो देखते हैं क्या निकला। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ब्रिटेन के अंदर ना जो फूड है वो इंपोर्ट होने लगा, मतलब कि दूसरे नेशन से फूड वो आने लगा, लेकिन वो इतने सस्ते रेट से आ रहा था कि उसको जो ब्रिटेन है वो कम्पीट कर ही नहीं पा रहा था। ठीक है, ब्रिटेन के जो फार्मर हैं वो फेल थे इंपोर्टेड फूड को कम्पीट करने में, क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन बड़ी सस्ती हो रही थी दूसरे देशों में, लेकिन जो ब्रिटेन में प्रोडक्शन हो रही थी वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो पा रही थी और क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जब ब्रिटेन का प्रोडक्ट महंगा था, यूरोप का प्रोडक्ट प्राइसेस क्या थे, बहुत ज़्यादा महंगे थे। ठीक है, तो इनकी जो डिमांड है वो तो डिमांड होगी ही नहीं, तो जब फार्मर का प्रोडक्ट ही नहीं बिक रहा, फिर वो क्या करेंगे, वो अपनी ज़मीन को अनकल्टिवेट करके छोड़ने लग गए। ठीक है, जब एक बंदे ने अपने खेतों को, जैसे कि सपोज कर लो, ठीक है, कोई भी एक बंदा है, उसके पास फार्म इतने सारे खेत हैं, जब वो इसको टच ही नहीं कर रहा तो यहाँ पे काम करने वाले जितनी भी लेबर थी सबकी छुट्टी कर देगा, ये बोलेगा यार मेरे पास तो काम नहीं, आप कहीं और जाओ। तो इन लोगों को ऐसे कर करके कहीं पे भी काम नहीं मिल रहा था। तो रिजल्ट क्या निकला, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का होना शुरू हो गया। जब अनएम्प्लॉयमेंट होनी शुरू हुई तो क्या हुआ, लोगों ने फिर ये, इन लोगों ने काम तो करना है, सबकी फैमिली है, इन लोगों ने, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना शुरू कर दिया, ओवरसीज माइग्रेशन करनी शुरू कर दी। अब ये लोग तो चले गए, ठीक है, अपना पीछे छुड़ा के, लेकिन अब यूरोप में अनाज का क्या था, जब थोड़ी बहुत जो खेती हो रही थी वो भी बंद होगी, तो यूरोप में और भी ज़्यादा इंपोर्ट होने लग गया और प्राइस और भी ज़्यादा कम होने लगी और डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, तो फिर जितने भी इंडस्ट्रियल लोग थे, तो इंडस्ट्री वाले लोगों ने थोड़ी सी हेल्प की लोगों को, इनकम को स्टेबल करने के लिए। उन्होंने कैसे हेल्प की, उन्होंने बहुत सारा जितना भी एरिया था, ठीक है, जो कल्टीवेशन से बच गया था उस सारे एरिया को उन्होंने क्लियर कर दिया। कहाँ कहाँ पे क्लियर किया, ईस्टर्न यूरोप में, अमेरिका में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इनको क्लियर करने के बाद उन्होंने रेलवे ट्रैक बिछाए। ठीक है, कहाँ कहाँ तक बिछाए, उन्होंने उनके फार्म से लेके पोर्ट्स तक, पोर्ट मतलब कि जहाँ से वो शिपिंग के लिए सामान वगैरह भरते थे, ठीक है, वहाँ तक इन्होंने रेलवे ट्रैक्स वगैरह बिछाने करने शुरू कर दिए। अब ब्रिटेन में क्या था, जो लंदन था ना, उसको ये 1 मार्क में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लंदन को न्यू फाइनेंशियल सेंटर एमर्ज कर दिया गया।
ठीक है। लंदन जो एमर्ज हो रहा था एज अ न्यू फाइनेंशियल सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। जब इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है उसके साथ साथ अब लेबर की शॉर्टेज होने लगी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब क्या हो रहा था, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, क्या था, ये लोग कहाँ से भाग रहे थे, ये लोग ब्रिटेन की बात है ना, ब्रिटेन इंग्लैंड की बात है। तो यहाँ पे तो लोगों को खेतों से बाहर निकाल दे क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है। तो इसीलिए अब ये लोगों यहाँ से 150 मिलियन लोग माइग्रेट होकर कहाँ पे गए, अमेरिका में गए। अमेरिका में क्यों गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स वगैरह जो बिछाए जा रहे थे, इंडस्ट्री लाइन जो है वो यहाँ पे सेट हो रही थी। तो 150 मिलियन पीपल है वो अमेरिका की तरफ माइग्रेट हो गए। इंग्लैंड में इन लोगों का कुछ नहीं बन रहा था, ये लोग भूखे मर रहे थे, ये भी और इनकी फैमिली भी। तो टिल 1890, ठीक है, 80-90 ये 80-90 सालों के अंदर अंदर 150 मिलियन लोग जो हैं वो इंग्लैंड से, ब्रिटेन से वो अमेरिका में जाके शिफ्ट हो गए। तो अभी क्या हुआ, इस तरह से जो ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को शेप मिली, लेबर मूवमेंट चली। यहाँ पे लेबर मूवमेंट ऐसे चली, इंग्लैंड से इतने लोग जो हैं वो शिफ्ट हुए, लेकिन वो क्यों हुए, क्योंकि प्रोडक्शन जो वगैरह थी वो सारा कुछ आपने इसमें लिखना है, और जो कैपिटल फ्लो वगैरह भी होना करना वो शुरू हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड सब पार्ट की तरफ। उसमें लिखा गया है टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आने शुरू हुए हैं। देखिए जो मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो इनोवेशन के हिसाब से हुए। कैसे हुए, अब रेलवे लाइन आनी शुरू होगी, ठीक है, स्टीम शिप्स आनी करनी शुरू होगी, हिंटरलैंड से जो रेलवे लाइन है वो पोर्ट तक बिछाएगी। जितने भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स होती थी, बल्क गुड्स वगैरह होती थी, ठीक है, वो अटलांटिक तक जाने लगी। जो टेलीग्राफ वगैरह कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा इन लोगों का अच्छा होना करना शुरू हो गया, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी ने ट्रेड, अब जैसे कि एक छोटे से एग्जाम्पल बढ़ते हैं कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ने अपना क्या रोल प्ले किया मीट के ट्रेड में। अब जो मीट वगैरह होता था ना, ठीक है, ये यूरोप के लोगों का मतलब कि एक रहीज़ों वाला खाना पीना होता था, अमीरों का खाना पीना होता था। तो टिल 1870 रेफ्रिजरेटर की मतलब कि इन्वेंशन होने से पहले, ठीक है, तब क्या होता था, अमेरिका से ना जो लिविंग एनिमल होते थे, ठीक है, जीवित जानवर होते थे, उनको यूरोप तक भेजा जाता था और शिप में बिठाकर भेजा जाता था। अब जो वो एनिमल है, एक तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस कवर करता था, फिर कभी कभार वो बीमार हो जाते थे और वो मर जाते थे। तो जब तक उसने अमेरिका से यूरोप तक पहुंचना, जैसे ये देखो, ये अमेरिका से, ठीक है, यूरोप तक एक शिप में हम मतलब कि इनको बिठा के भेज रहे हैं किसी भी एनिमल को। तो यहाँ तक जाते 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 या तो ये मर जाएगा, ये बीमार हो जाएगा। अगर ये बीमार हो गया, मर गया, तो खाने के लायक नहीं है। अगर ये सही सलामत पहुँच भी गया तो इसने काफ़ी कॉस्टली पहुँचना है, ठीक है, क्योंकि ये जब तक शिप में बैठा था तब तक ये ना काफ़ी ज़्यादा मतलब कि जो स्पेस है वो कवर करते जा रहा था। क्लियर है। तो अब क्या हुआ, जो मैंने बताई दिया कि जो मीट है वो लग्जरी आइटम मानी जाती थी यूरोप में। फिर क्या हुआ कि रेफ्रिजरेटर वगैरह की टेक्नोलॉजी आई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एनिमल्स वगैरह जितने भी होते थे ना, उनको मतलब कि पहले मार देते थे, मारने के बाद कटिंग वगैरह करने के बाद फ्रिज में डाल के, रेफ्रिजरेटर में डाल के, अब वो अमेरिका से यूरोप तक जाने लगा। अब तो ख़राब होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि फ्रिज में तो वो चीज़ जल्दी ख़राब होती नहीं है, ठीक है, लो टेम्परेचर रहता है जो फ्रोज़न आइटम वगैरह होती हैं। तो इस तरह से जो क्या हुआ, अब अमेरिका से यूरोप तक मीट की सप्लाई बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। तेज़ सप्लाई होने की वजह से जो लॉस वगैरह होता था वो ख़त्म हो गया और प्राइस वगैरह वो काफ़ी कम हो गई, ठीक है। तो ये एग्जांपल है मतलब कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी की। थर्ड टॉपिक है हमारा लेट 19th सेंचुरी कॉलोनाइजेशन। अब कॉलोनीज कैसे सेट करनी शुरू हो रही थी। अब क्या हो रहा था, जैसे जैसे यूरोप के जो लोग हैं वो अपनी कॉलोनी सेट करते जा रहे थे, उनका जैसे जैसे ट्रेड सेट होता जा रहा था, ट्रेड मतलब कि जैसे जैसे वो हर जगह पे व्यापार में जीतते जा रहे थे, अपना व्यापार अच्छे से सेट करते जा रहे थे, तो यूरोपियन लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती जा रही थी। लेकिन जितना ज़्यादा ये हेल्दी होंगे उतना ज़्यादा दूसरी कॉलोनीज़ के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। होता ना कि जैसे हम बोलते हैं कि अगर एक दानव है, ठीक है, जितना इसको खाना मिलेगा उतना ये बड़ा होगा, जितना ये बड़ा होगा उतना छोटे छोटे लोगों के लिए नुकसान वाली बात है, क्योंकि इसने इनको तो टॉर्चर करना है। तो यूरोप के साथ भी कुछ ऐसे केस हो रहा था। अगर ये हेल्दी हो रहे हैं तो दूसरे जो नेशन है, देश है, उस टाइप पे कॉलोनीज वगैरह वहाँ पे ये अपना कंट्रोल सेट करते जा रहे हैं। वो कैसे सेट करते जा रहा था, एक छोटी सी एग्जांपल लिखिए अफ्रीका मैप की, ठीक है। अफ्रीका में क्या हुआ था, पहले जो भी जितनी भी उसकी, जब अगर आप अफ्रीका मैप उठा के देखोगे ना, उसके नक्शे में जितनी भी लाइन्स हैं, जैसे कि अगर हम बोलते हैं हमारे इंडिया तो लगभग कुछ, ठीक है, इस हिसाब से बना हुआ है, तो इसकी जो स्टेट्स की शेप्स हैं वो भी अलग अलग वैसी होंगी, ठीक है। लेकिन जो अफ्रीका उसका जो मैप है वो बस ऐसे बना हुआ, स्ट्रीट लाइन बनी हुई है। ये इसका रीज़न क्या है, 1885 में जितनी भी बिग यूरोपियन पावर थी ना, एक बार उन्होंने बर्लिन में बैठ के एक मीटिंग ली। उस मीटिंग में इन लोगों ने जो अफ्रीका को था उसको डिवाइड कर दिया, बस स्ट्रेट लाइन लगा के, भाई ये आपका, ये आपका, ये मेरा, ये इसका, ये उसका, ये इसका, ठीक है। अब जब वो लोग ऐसे इसको डिवाइड कर रहे थे तो उन्होंने अफ्रीका की लैंग्वेज, कल्चर वगैरह का किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखा, ठीक है, बस अपने हिसाब से अपना काम आसान करने के लिए डिवीज़न कर दी। क्योंकि ये यूरोप अब पावरफुल कंट्री बनते जा रहा था, तो दूसरों को तो उसने ओबीसी बात है कि डोमिनेट करना ही है ना। फोर्थ टॉपिक है हमारा रेंडर प्लेस और द कैटल प्लेग, ठीक है। ये एक बीमारी होती है जो जानवर को लगती है, ठीक है, जो कैटल को लगती है, रेंडर पेस्ट, ठीक है। अब क्या हो रहा था, जो अफ्रीका है
मैंने आपको पहले ही बताया था कि अफ्रीका के ऊपर अब यूरोप का कंट्रोल होना शुरू हो रहा है। तो अफ्रीका के लोग जो हैं वो मतलब कि ऐसे बेवकूफ़ टाइप होते थे, तो उन्होंने कभी अपने रिसोर्सेज का यूज़ नहीं किया, तो उनके पास वास्ट रिसोर्सेज थे, मिनरल बहुत ज़्यादा था। तो ये यूरोप के लिए तो मतलब कि बहुत अच्छी बात है, तो इसने अफ्रीका को कहाँ पे छोड़ना है। फिर यूरोपियन जो पीपल है ना, वो प्लांटेशन के लिए, माइनिंग के लिए अफ्रीका शिफ्ट होना उन्होंने शुरू कर दिया। अब इन लोगों को कंट्रोल करना पहले से आता था, लोगों से काम लेना, ठीक है। लेकिन जो अफ्रीका के लोग थे ये एक नंबर के आलसी थे, जब इन्होंने अपने लिए खुद कुछ नहीं किया, ये दूसरों के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो जब ये लोग अपनी कॉलोनी सेट करके अफ्रीका में गए, लोगों से इन्होंने काम करने के लिए बोला, तो अफ्रीका में ना यूरोप के लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आई, क्योंकि एक तो उनको शॉर्टेज ऑफ लेबर, अफ्रीका के लोग काम करने के लिए रेडी ही नहीं थे। बाकी देशों में ये पैसे भी नहीं देते थे, यूरोप के लोग डंडे से काम करवाते थे। इन्होंने इनको पैसे ऑफर किए, अच्छी पेमेंट ऑफर की, इन्होंने फिर भी अफ्रीका के लोगों ने काम नहीं किया, क्योंकि अफ्रीका की पॉपुलेशन बहुत कम थी और लोगों की जो नीड्स हैं वो बहुत कम नीड्स होती थी, वो उसी से अपना गुजारा कर लेते थे, इनको पैसे वगैरह का लालच ज़्यादा नहीं था। तो फिर यूरोप के लोग ना वो क्या करते, देखो मैं शुरू से हम ये बातें बोलते हैं कि जितने भी ये लोग रहे हैं ये हमेशा दिमाग से राज करते थे, ये पावर से राज नहीं करते थे। यूरोपीय लोगों ने एक ऐसी तरकीब लगाई कि इन सारे लोगों को लाइन पे लगा दिया। इन्होंने सबसे पहले एक नंबर बात, एक तो उनका टैक्स बढ़ा दिया। जब टैक्स बढ़ाया जाएगा तो इन लोगों का जो जो भी इनके पास रिसोर्स है वो कम लगने लगेंगे, क्योंकि खर्चे बढ़ा दिए। दूसरे नंबर पे इन्होंने एक इनहेरिटेंस जो लॉ होता है ना उसको चेंज कर दिया। इनहेरिटेंस लॉ में क्या होता था, जैसे कि सपोज कर लो एक फादर है, ठीक है, और एक फादर के पास कुछ प्रॉपर्टी है, बहुत सारे पैसे पड़े हैं इसमें, ठीक है। तो इसके 3 सन है। पहले क्या होता है कि ये तीनों पार्ट इन तीनों में डिवाइड कर दिए जाएंगे, 1 2 3। अब इन्होंने क्या लोग बना दिया कि फादर की प्रॉपर्टी ना बस एक ही सन को मिलेगी, या सारी की सारी इसको या इसको या इसको, तीनों को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो जिसको भी मिलनी है, बाकी के 2 लोगों को तो अपना परिवार चलाना है, परिवार चलाने के लिए उनको काम चाहिए होगा, उनको पैसे चाहिए होंगे, तो वो पैसे काम कौन दे रहा है, वो यूरोप की जो मतलब कि वो अपनी कॉलोनी सेट कर रहे थे वो लोग काम दे लेते, ठीक है। तो देखिए उन्होंने कितने अच्छे तरीके से इन लोगों को जो है वो काम करना शुरू करवा दिया। फिर जब ये लोग काम करने लगे तो यूरोप ने अपनी औकात दिखाई, इन लोगों को बोला कि जो भी इनके पास काम करेंगे, कोई भी बंदा अपने घर पे नहीं रहेगा, सारा दिन इनके कैंपस में काम करेगा, ठीक है, इनके पास ही रहेगा, क्योंकि अब तो पैसे देने हैं ना। अब क्या हो रहा था कि यूरोप के लोगों ने काम करना अफ्रीका के लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जहाँ जहाँ पे यूरोप जा रहा है वो डोमिनेट करते जा रहा था। अब वो अफ्रीका को कैसे डोमिनेट करेगा। अब क्या हुआ, अफ्रीका में ना जो रेंडर पेस्ट की जो बीमारी थी ये यूरोप में थी, अफ्रीका में नहीं थी, अफ्रीका में नहीं थी। तो अब क्या हुआ कि लेट 1800 में अफ्रीका में भी वो बीमारी आ गई। जब ये बीमारी आई है तो ठीक है, ये कहाँ से आई, ब्रिटिश एशिया में जितने भी हॉर्स वगैरह इंपोर्ट हो रहे थे अफ्रीका तक, उन हॉर्स की वजह से ये बीमारी अफ्रीका तक आ गई। अगर ये बीमारी जो है इसने मतलब कि जैसे फॉरेस्ट फायर होती है ना, जंगल की आग बड़ी तेज़ी से फैलती है, तो इसने सेम ऐसे जितने भी मतलब कि अफ्रीका के अंदर हॉर्स थे 90% कैटल पॉपुलेशन को वो बीमारी ने कवर अप कर लिया और उनको ख़त्म भी कर दिया। अब क्या हुआ, जब इतने देखो, अगर आपके पास 1000 जानवर है ना, जिनसे आप दूध निकालते हो या जिनसे आप अपनी रोजी रोटी कमाते हो, 1000 में से 900 मर जाएं तो आप लोग पीछे क्या कर लोगे, 90% तो मर ही गए या बीमार हो गए। अगर वो बीमार है तो वो आपके ऊपर बर्डन बन रहे हैं, आप उनको भी कुछ खिला पिला नहीं रहे, ठीक है। तो अफ्रीका का मतलब क्या आता है कि अगर उनके कैटल जा रहे हैं तो मतलब कि उनकी ज़िंदगी जा रही है, क्योंकि वो इन्हीं से तो पैसे कमाते थे, ठीक है। तो अब अफ्रीकन लोगों के पास बस एक ही चॉइस बची, वो चॉइस क्या बची कि अगर पैसा चाहिए तो यूरोप के लिए काम करो, यूरोप के लोगों के लिए कैसे काम करो, प्लांटेशन सिस्टम में काम करो, ठीक है। तो ऐसे ही अब यूरोप ने अफ्रीका के ऊपर अपना कैसे कंट्रोल किया, कैसे कैप्चर किया इसको, विद द हेल्प ऑफ कैटल डिसीज़। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सब पार्ट, 5th टॉपिक है हमारे पास, इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। सबसे पहले देखिए इंडेंचर्ड लेबर क्या होती है। इंडेंचर्ड लेबर क्या होती है, जब हम किसी भी लेबर को एक किसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से थोड़े टाइम के लिए या कुछ लंबे टाइम के लिए हायर करते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से लोग हायर किए जाते थे, जितने भी पुअर इंडियन होते थे, ठीक है, जिसको हम मॉडर्न डे में यूपी बिहार वगैरह बोल सकते हैं, यहाँ से इन लोगों को उठाया जाता था, ठीक है। तमिलनाडु वगैरह वगैरह से इनको उठाया जाता था, यहाँ से इन लोगों को मतलब कि इंडेंचर्ड लेबर के लिए लेके जाया जाता था। फिर इन लोगों को कहाँ पे भेजते थे, ठीक है, ये मॉरिशियस, आइसलैंड वगैरह ऐसे ऐसे देशों में इनको भेजा जाता था काम करने के लिए लंबे टाइम के लिए। अभी इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में इंडेंचर्ड लेबर वगैरह है जो है वो आसाम टी प्लांटेशन के लिए यूज़ की जाती थी। पता है ना, आसाम में टी की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है। देखो प्लांटेशन सिस्टम में होता क्या है कि एक बहुत बड़ी ज़मीन होती है। प्लांटेशन सिस्टम में क्या होगा, एक बहुत ज़्यादा बड़ी ज़मीन होगी, इसके अंदर बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया जाएगा प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। दूर दूर तक बस एक ही फसल की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। और जब ये प्रोडक्शन, जिसके अंदर जितने भी लेबर रहते थे ना, वो बड़े गंदे बेचारे, वो वहाँ पे नर्क भोगते थे। उनके पास कोई रहने मतलब कि कुछ भी हाइजेनिक वगैरह नहीं होता था, ठीक है, कुछ साफ़ पानी वगैरह नहीं है,
रहने खाने पीने सोने का कोई ज़्यादा अच्छे से प्रबंध नहीं है। अगर वो लोग बीमार होते हैं उनको बिना मेडिसिन के कई दिन काम करना पड़ता था। उनके घर से अगर कोई लेटर आ रहा, कोई मैसेज आ रहा, उन लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से बड़े ख़राब तरीके से ये लोग वहाँ पे कंडीशन जो है वहाँ की काफ़ी हॉरिबल होती थी। और लेबर के पास कोई लीगल राइट भी नहीं होता था कि उनको कितनी सैलरी मिलेगी या कितना टाइम काम करना है, कितने महीने काम करना है। मतलब कि वर्स्ट कंडीशन में वो लोग रहते थे। फिर 1900 में कुछ इंडियन नेशनलिस्ट लोगों ने इस इंडेंचर्ड लेबर को जो है वो ब्रिटेन के खिलाफ बोलना करना शुरू किया। तो लगभग 21 साल लग गए। ऑफिशियली 21 सालों के बाद ऑफिशियली इस लॉ को जो है वो बैन कर दिया गया। ठीक है, नाउ मूव टू द सिक्स्थ सब टॉपिक, इंडियन एंटरप्रेन्योर अब्रोड। अब इसमें क्या हो रहा था कि कुछ इंडियन एंटरप्रेन्योर भी होते थे, जैसे कि शिकारीपुरी श्रॉफ एंड नटुकटाई। ठीक है, ये लोग मतलब कि एक बैंकर्स का ग्रुप होता था या ट्रेडर का ग्रुप होता था। ये लोग भी इंडिया का जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना उसको एक्सपोर्ट करते थे साउथर्न और सेंट्रल एशिया में। इंडियन ट्रेडर या मनी लेंडर वगैरह जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने भी अफ्रीका की, यूरोप की हेल्प ली और अफ्रीका को थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश की। जैसे कि ये जो हैदराबादी सिंधी ट्रेडर ब्रदर थे ना, इन्होंने तो मतलब कि यूरोपियन से भी ज़्यादा बड़ी अपनी कॉलोनी सेट कर रखी थी वहाँ पे। तो बाय 1860 तक जाते जाते क्या हुआ, मतलब कि ये लोग कैसे वहाँ पे सेट करते थे। 1860 में इन लोगों ने ना जितने भी बिजी पोर्ट होते थे वर्ल्ड के, हर जगह तक अपने ये जो एम्पोरिया हम एक किस्म के गोदाम वगैरह को बोल सकते हैं, जहाँ पे अपना प्रोडक्ट स्टोर करते थे, वो बिछा रखे थे। तो ये ईस्टर्न यूरोप से भी मतलब कि ज़्यादा फैलाते जा रहे थे कौन, हैदराबादी सिंधी ट्रेडर वगैरह अपना प्रोडक्ट। तो आज का लास्ट टॉपिक है इंडियन ट्रेड, कॉलोनलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम। तो फिर जो भी इंडियन ट्रेड था इसमें कैसे कैसे कहाँ से कॉलोनीज आई, ग्लोबल सिस्टम कैसे सेट हुआ, वो देख के पढ़ के देखते हैं। देखिए अर्लियर क्या होता था, इंडिया से ना जो फाइन कॉटन है वो यूरोप तक एक्सपोर्ट होता था। तो इस टाइम तक हम लोग काफ़ी खुश थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हुआ तो क्या हुआ, जितने भी लोकल मैन्युफैक्चर थे उन लोगों ने ब्रिटेन की गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इंडिया से जो भी इंपोर्ट वगैरह हो रहा है उसको बैन कर दो। तो इसके ऊपर इंडिया के ऊपर काफ़ी ख़राब असर पड़ा। देखिए 70 साल के अंदर अंदर जो कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का डेटा है वो 1800 में 30% होता था, 1850 में आधा रह गया, 15% रह गया। तो 1870 तक जाते जाते लगभग सिर्फ ओनली 3% रह गया, जो भी नामात्र है। लेकिन ये कौन सा था, ये फाइन कॉटन की बात हो रही है। लेकिन इसके साथ जो रो कॉटन है इसकी प्रोडक्शन बढ़ी थी। ठीक है, 1812 से लेके 1871 तक हम लोग रो कॉटन को जो एक्सपोर्ट करते थे वो पहले 5% करते थे, लेकिन इसके बाद ये बढ़ के 35% हो गया था, इंक्रीज़ हो गया था ये। ठीक है, अब इस टाइम के जो भी ये टाइम चल रहा था ना, इस टाइम पे इंडिगो और ओपियम इसको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से। कहाँ कहाँ पे ये इसको मतलब कि एक्सपोर्ट करते थे, जो ओपियम है वगैरह इसको ना चाइना में एक्सपोर्ट किया जाता था। तो ये तो अच्छी बात है कि इंडिया से जो प्रोडक्ट है वो बाहर जा रहा है, लेकिन इसके बदले ब्रिटेन से इंडिया तक भी कोई प्रोडक्ट आ रहा है। अब यहाँ से प्रोडक्ट तो चला गया, मान लो यहाँ से 100 रुपये का प्रोडक्ट चला गया तो अच्छी बात है, हमारे पास 100 रुपये हैं। लेकिन किसी दूसरे देश से मतलब कि ब्रिटेन से इंडिया में 150 रुपये का सामान आ रहा है, तो मतलब कि अभी भी हमारे पास 50 रुपये कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी हम लोग जो है वो थोड़ा नीचे थे। तो क्योंकि इंडिया से अगर चाइना में प्रोडक्ट चला गया तो ब्रिटेन से उससे भी ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट इंडिया में वापस आ गया। ठीक है, और जो ब्रिटेन के पास, तो ब्रिटेन प्रॉफिट में था, उसके पास जो पैसे आते थे वो होम चार्जेस में वो पैसे पे करने के लिए यूज़ करता था। उन पैसों को होम चार्जेस क्या होते हैं नीचे पड़ेंगे, या फिर वो अपने जो भी पैसे आते थे। अब ब्रिटेन का ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया के ऊपर कंट्रोल था, उसका यूरोप, जैसे कि हमने पढ़ा ही है कि अफ्रीका के ऊपर भी कंट्रोल था, बाकी देशों के ऊपर भी कंट्रोल था, अमेरिका के ऊपर भी उसने कंट्रोल करके रखा हुआ था। तो ये अपनी जहाँ जहाँ पे दूसरी जगह पे कॉलोनीज इसने सेट कर रखी थी वहाँ पे भी ये खर्चे वगैरह इंडियन पैसे से ही भेजता था। ठीक है, अब व्हाट डू मीन बाय होम चार्जेस। होम चार्जेस होते क्या हैं, होम चार्जेस वो वाला पैसा होता है जो इंडिया का बाहर एक्सटर्नल डेट कर्जा पे करने के लिए पे किया जाता है, या फिर ब्रिटेन लोगों के पास जो भी ये प्रॉफिट वाला पैसा बचता था वो इन पैसों से अपने रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो इंडिया में रहते हैं उनको सैलरी वगैरह पे करते थे, या फिर उनको वहाँ पे रहने के लिए घर वगैरह दिया जाता था, फैसिलिटीज़ दी जाती थी, उन चीज़ों के लिए पे करते थे। तो ये हमारा टॉपिक सेकंड था। इसकी वीडियो थोड़ी लेंथी थी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, लेकिन ये टॉपिक ऐसे ही है, करना पड़ेगा।